हेलो स्टूडेंट। आप देख रहे हैं एस एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री के चैप्टर 3 का क्लास 1 करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 3 के क्लास 1 में हम पढ़ेंगे महाजनपद यानी 16 महाजनपद। तो दोस्तों, 16 महाजनपद का उदय कैसे हुआ, ये कहाँ से आए, कैसे आए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, क्योंकि अंत तक नहीं देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, मेरा टॉपिक क्या है? 16 महाजनपद। तो हम दोस्तों, मेरा टॉपिक 16 महाजनपद कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ से आया, ये हम समझते हैं। तो दोस्तों, 16 महाजनपद जो है वैदिक काल यानी ऋषि मुनि का समय चल रहा था, उसके बाद यानी वैदिक काल जैसे समाप्त हुए उसके बाद भारत में छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। यानी जैसे क्या, तो जैसे ऋषि मुनि की समाप्ति हुई, उसके समय काल समाप्ति हुई, उसके बाद जो हमारे भारत में छोटे छोटे कबीला हुआ करते थे उस समय। उसके बाद जैसे ही उसका अंत हुआ यानी उस समय का कहानी ख़त्म हुआ ऋषि मुनि का, तो हमारे भारत में एक नई चीज़ की खोज हुई। और वो नई चीज़ क्या है? तो वो नई चीज़ था लोहा। लोहा की खोज हुई, जिसके जिसके कारण छोटे छोटे कबीले एकदम बड़े बड़े कबीलों में बंटने लगा, बड़े बड़े राज्यों में बंटने लगा। तो दोस्तों, जब जब लोहा की खोज हुआ, जब लोहा मिला तो जाहिर सी बात है, लोहा मिला तो खेती होगा, खेती से अनाज उगेगा, अनाज से कृषि बढ़ेगा, कृषि से देश डेवलप होगा। वैसे धीरे धीरे जैसे ही छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, जब जब लोहा की खोज हुआ तो उसे हल बना, कोदाल बना, ऐसे करते करते कृषि में उपजाऊ हुआ, कृषि में बढ़ोतरी हुआ, होते होते अपने राज्य में धीरे धीरे जो कबीले हुआ करते थे वो धीरे धीरे बड़े राज्य में उभरना चालू हो गया। और जैसे जैसे समय करता गया वैसे वैसे ये छोटे छोटे कबीले अपने राज्य में उभरता शुरू होने लगा। और जैसे अधिक समय लगा, उसके बाद यहाँ पर भारत में 16 राज्य हो गया। जो 16 राज्य, जो 16 कबीले हुआ करते थे, वो बड़े राज्य में स्थापित हो गए। और वही बड़े राज्य को हम 16 महाजनपद के नाम से जानते हैं। उसी बड़े राज्य को क्या नाम से जानते हैं? तो 16 महाजनपद के नाम से जानते हैं उसी बड़े राज्य को। तो दोस्तों, उसी 16 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य जो था वह हमारा क्या था? मगध। यानी जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है, पहला राज्य था अंग, दूसरा था मगध, तीसरा था काशी, चौथा था वत्स्य, तीसरा पांचवा था वजीर वजीर। तो दोस्तों, ऐसा ही करते करते यहाँ पर पूरे 16 महाजनपद का नाम दिया गया है। और महाजनपद 16 है और राजधानी भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के इंटरव्यू से ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो जैसे जैसे महाजनपद बड़े हो गए, और इन्हीं महाजनपद 16 महाजनपद, ये जो 16 महाजनपद है यहाँ पे, ये 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा महाजनपद जो निकला वो था क्या? तो मगध। मगध सबसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसका समय काल बहुत बहुत ही समय तक चला था। तो दोस्तों, 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर जो महाजनपद था वो था क्या? तो वह था मगध, जो कि पूरे राज्य जितना 16 यानी बाकी बात जितना 15 राज्य बचा था, वह 15 राज्य 16वां राज्य जो मगध है, इसके कहल पर चलता था। यानी ये जो कहते थे ये सब करते थे, क्योंकि सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो क्या था? तो हमारा मगध था। तो दोस्तों, मगध था। और अब हम चलते हैं कि मगध में कौन कौन सा वंश आए। तो दोस्तों, हम शुरू से देखते हैं कि मगध में जो पहला वंश आया था, वो पहला वंश क्या था? हर्यक वंश आया। उसके बाद आया दूसरा शिशुनाग वंश। उसके बाद आया नंद वंश। उसके बाद आया क्या? तो मौर्य वंश। दोस्तों, मगध में ये मगध हमारे इसमें क्या है? तो चार वंश आए, जिनका महान चार वंश आए। ये महान चार वंशों में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये महान चार वंशों में जो था वह क्या था? ये महान चार वंशों में हर्यक वंश, पहला हर्यक वंश था। इस हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार।
ये हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। यानी ये हर्यक वंश का चार राजा हुए, यानी ये चार राजा अपने शासनकाल चलाए। तो ये जो हर्यक वंश था, इस हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। और बिंबिसार ने 52 वर्ष तक राज किए, यानी मगध में जो थे वह बिंबिसार 52 वर्षों तक राज्य किए। उसके बाद इसकी हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। यानी इनके जो बिंबिसार है, इनका जन्म जो हुआ था वह 544 वर्ष पूर्व हुआ था। और सॉरी, 544 वर्ष पूर्व नहीं, इसका जो गद्दी पर बैठे हुए थे वह 544 वर्ष पूर्व में बैठे थे। और उसके बाद जो इसके पुत्र जो था वह अजातशत्रु था। वह अजातशत्रु ने इसे हत्या कर दिया। कब? 1400 करें, 493 में इसकी हत्या कर दिया। कौन? अजातशत्रु ने 493 में बिंबिसार को हत्या कर दिया और 493 में खुद गद्दी पर बैठ गया। और जैसे गद्दी पर बैठ गया और ये राज किया कितना? 32 साल। 32 साल राज किया। उसके बाद इसका पुत्र आया उदयीन। यानी उदयीन जो अजातशत्रु को हत्या कर दिया। और उदयीन 461 ईसा वर्ष पूर्व में खुद बैठ गया। यानी 461 ईसा वर्ष पूर्व में उदयीन अपने गद्दी पर बैठा। और उदयीन जो अपने पिता का हत्या कर दिया और अजातशत्रु अपने पिता का हत्या कर दिया। यानी देखिए यहाँ जो है उदयीन जो अपने पिता को अजातशत्रु को हत्या कर दिया और अजातशत्रु अपने पिता यानी बिंबिसार को हत्या कर दिया। यानी हत्या करते करते चले गए। और इसके अंतिम शासक जो था, हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था वह, सॉरी ये नाग दशक लिखाना चाहिए था, जाग दशक लिखा गया है। सॉरी दोस्तों, ये नाग दशक होना चाहिए। तो दोस्तों उदयीन का पुत्र जो हुआ वह नाग दशक वह अंतिम शासक बने। किसका? तो हर्यक वंश का। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ। तो दोस्तों अंतिम शासक नागदशक हुआ और नागदशक को हत्या कौन कर दिया? तो इसके अमात्य जो था वह शिशुनाग था। शिशुनाग, यानी इसके अमात्य जो था वह शिशुनाग था, जिन्होंने इनको हत्या कर दिया। शिशुनाग जो हत्या कर दिया और अपने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। यानी नागदशक को हत्या करके अपने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। और इन्होंने स्थापना करके अपने कुछ समय तक इन्होंने चलाए। और उसके बाद इनके पुत्र आया कालाशोक। इनके पुत्र जो आया कालाशोक, इनके पुत्र कालाशोक को जो मारा गया, तो कालाशोक को जो वो अपने पाटलिपुत्र जो राजधानी था वह पाटलिपुत्र को सैर कर रहे थे। उसके उसी समय एक व्यक्ति जिसका नाम महापद्मानंद जिन्होंने कालाशोक को हत्या कर दिया। कालाशोक को हत्या कर दिया। तो कालाशोक का 10 पुत्र हुआ। 10 पुत्र था कौन? तो 10 पुत्र का नाम तो उतना पता नहीं रहेंगे, इसको नहीं याद करना है। ऐसा ही ये सब मेन टॉपिक हमको याद करना है। हमको क्या पढ़ना है? हमको तो पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इस क्लास में हमें 12th वाले क्लास में हमको मेन टॉपिक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ये सब हम ऐसा ही चर्चा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये सब भी पढ़ ले। तो दोस्तों कालाशोक को हत्या कर दिया किसने? तो महापद्मानंद ने इसे कब हत्या किया? तो जब कालाशोक अपने पाटलिपुत्र यानी राजधानी में घूम रहे थे, तो पाटलिपुत्र घूमते समय महापद्मानंद ने इसे चाकू से हत्या कर दिए। और इसके चाकू से हत्या कर दिया। इनका पुत्र था 10। इनका 10 पुत्र था जिन्होंने 22 साल राज्य किए। उसके बाद आया धनानंद, उसके बाद आया नंद वंश, उसके बाद आया कौन सा वंश? तो उसके बाद आया नंद वंश। नंद वंश का पहला संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद शासक किए। और इसके बाद इनका पुत्र क्या हुआ? तो इनका पुत्र धनानंद हुआ। धनानंद जिन्होंने अपने ही पिता को राजगद्दी पर बैठने के लिए, यानी राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने ही पिता को हत्या कर दी और खुद धनानंद बैठ गए राजगद्दी पे। तो दोस्तों धनानंद जैसे ही राजगद्दी पर बैठते हैं, अपने पिता को हत्या करके, तो ये धनानंद जो है वह नंद वंश का दूसरा शासक हुए। तो दूसरा शासक हुए। ये बहुत ही घमंडी और क्रूर मिजाज टाइप के राजा थे, जिन्होंने अपने ही स्वाधीन के लिए अपने अमात्य को भी नहीं छोड़ा। अमात्य को भी पूरे शिखा को कटवा दिए। इन्होंने बहुत ही घमंडी थे।
ये कहते थे कि जो मैं कहूँगा वही होगा, जो ये दिस दैट, बहुत सारे घमंडी ये चूर, यानी क्या था ये, यानी अपने चूर में घमंड था, ये इसका जो सोचा था, ये जो सोचता था वही करता था। तो दोस्तों, इसका जो प्यारी एक प्यारी बहनी थी, एक प्यारी बहना, जिनका नाम क्या था? तो जिनका नाम याद नहीं आ रहा है, जिनका नाम क्या था? तो दोस्तों, धनानंद आता है और धनानंद को अंत कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को अंत कर देता है। तो दोस्तों, धनानंद को कैसे अंत करता है चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। पार्ट 2 आप लोग देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। पार्ट 2 ही मेरा मेन टॉपिक है। यूँ तो क्या था, बेसिक था इसको समझने के लिए, यानी 16 महाजनपद को समझने के लिए सब बेसिक था। और मेरा मेन मेन टॉपिक क्या है? तो मेन टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन हुआ? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। धनानंद को अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजगद्दी पर बैठते हैं 1922 ईस्वी को। और इसका फुल डिटेल से हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों, पार्ट 1 आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें। और दोस्तों, कुछ ही दिन में आज तो ये रिलीज हो जाएगा, अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, लेकिन कल या परसों इसका पार्ट 2 हम अवश्य देंगे। और दोस्तों, इसका प्लेलिस्ट हम बना देंगे, महाजनपद का प्लेलिस्ट, जितना हिस्ट्री का बेसिक समझाएंगे इसका प्लेलिस्ट बना लेंगे। तो दोस्तों, आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे देख सकते हैं, पूरे जो सीजन होगा इसका देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक हम बना देंगे, जहाँ तक जाएगा तो वहाँ तक हम बना देंगे। तो दोस्तों, अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अपने दोस्तों के पास करना। तो जय हिंद दोस्तों, चलते हैं।